हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में हमने आपको पहले बताया है कि जो फूड मॉलिक्यूल का जो मैक्सिमम डाइजेशन है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज़ डिओडेनम के अंदर होगा। और उस पर्पस को पूरा करने के लिए टू इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है, पेनक्रियाज एंड लीवर। वहाँ से सेक्रीशन आएगा, पेनक्रियाटिक जूस आएगा पेनक्रियाज से और बाइल जूस आएगा लीवर से, और वो जो है डिओडेनम के अंदर इस प्रोसेस को, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन को परफॉर्म करेगा। ओके, तो अगर हम ये देखें कि पेनक्रियाज से आने वाला जो पेनक्रियाटिक जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम मतलब एंटीरियर मोस्ट सेक्शन की तरफ जाएगा, और डिओडेनम जो साइट होगा वहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल परफॉर्म किया जाएगा। ओके, तो हमने देखा था स्टोमक में कि पेप्सिन जो है वो रिलीज हुआ था चीफ सेल से, और उसने जो है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया था। प्रोटीन जो है वहाँ पे प्रोटियोजेज एंड पेप्टॉन्स के फॉर्म में चेंज हो रहा था। तो उसका जो फर्दर डाइजेशन जो है काइम का मतलब क्या हुआ, जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इनसाइड द स्टोमक, जो पार्सली मतलब आधा अधूरा डाइजेशन जो स्टोमक के अंदर हुआ था उसको कंप्लीटली यहाँ पर पूरा किया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, डिओडेनम के अंदर। और ऐसा करने के लिए पेनक्रियाज से निकलने वाला जो पेनक्रियाटिक जूस है और इसका जो सेक्रीशंस है जिसमें एमाइलेज है, लाइपेज है, न्यूक्लिएज है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, सब मिल करके यहाँ पर जो है काम को परफॉर्म करेगा। ओके, तो अगर हम डाइजेशन के प्रोसेस को या इक्वेशन के फॉर्म में अगर इसको हम लिखें कि किस तरीके से चीज़ें टूटेंगी, जैसे लिख सकते हैं कि प्रोटीन है, प्रोटियोजेज है, पेप्टॉन्स है। अब इसके ऊपर पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो मौजूद एंजाइम है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन भी हो सकता है, ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज भी है, ये सारे जो एंजाइम है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं। प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियो मतलब प्रोटीन, लाइटिक का मतलब तोड़ने वाला, ब्रेक डाउन करने वाला, तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये सारे। और जब ये प्रोटीन, प्रोटियोजेस और पेप्टॉन्स के ऊपर ये सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स वर्क करेंगे तो ये इसको चेंज कर देंगे डाइपेप्टाइड्स के फॉर्म में, डाइपेप्टाइड्स के फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे। तो ये तो हमारा जो है वो फर्स्ट फैक्टर ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड है, प्रोटीन। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे पॉलीसेक्राइड की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर, पॉलीसेक्राइड्स। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर पॉलीसेक्राइड या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम मौजूद है दैट इज कॉल्ड एमाइलेज। एमाइलेज, और एमाइलेज जो है इस पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में चेंज कर देगा, डाइसेक्राइड में चेंज कर देगा। अब जैसे बात करते हैं फैट की, फैट के ऊपर काम करेगा लाइपेज और इसको पहले चेंज करेगा डाइग्लिसराइड्स में, और ये फर्दर चेंज हो जाएगा मोनोग्लिसराइड्स में, सिंपलर फॉर्म्स में। डाइग्लिसराइड और फिर बाद में मोनो का मतलब सिंगल होता है, वन होता है, तो मोनोग्लिसराइड्स में चेंज हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेट के मिलने से पहले न्यूक्लियोटाइड्स बनता है, और जब ये न्यूक्लियोटाइड्स बार बार रिपीट होते हैं, रेपिटेटिव सीक्वेंस में आ जाते हैं, तब वो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चे कि न्यूक्लिक एसिड के ऊपर जो हमारा एंजाइम वर्क करेगा दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिएज।
न्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पर वर्क कर रहा है। और जब न्यूक्लियस इसके ऊपर वर्क करेगा तो ये न्यूक्लिक एसिड को पहले चेंज करेगा, मैंने पहले ही बताया आपको, न्यूक्लियोटाइड्स में। ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है इसके पास नाइट्रोजिनस बेस पेयर भी मौजूद है, इसके पास शुगर भी मौजूद है। अगर डीएनए में जाएगा तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, आरएनए में जाएगा तो राइबोज शुगर है, और इसके पास फॉस्फेट भी मौजूद होता है, फॉस्फेट भी मौजूद होता है। ये पहले न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज हो गया, ये सब बनाते हैं इसको, न्यूक्लियोटाइड्स को, और यही न्यूक्लियोटाइड एक रेपिटेटिव सीक्वेंस में आकर के न्यूक्लिक एसिड का डेवलपमेंट करेगा। और ये न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर जो एंजाइम वर्क करेगा वो होगा न्यूक्लियोटाइडेजेस। न्यूक्लियोटाइडेजेस इसके ऊपर काम करेगा और इसको चेंज कर देगा न्यूक्लियोसाइड्स में, न्यूक्लियोसाइड्स में। न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर क्या मौजूद होगा? न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर मौजूद होगा नाइट्रोजनस बेस पेयर और शुगर। यहां पर फॉस्फेट मौजूद नहीं होता है न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर। ओके, तो अगर हम पैनक्रियाटिक जूस से निकलने वाले एंजाइम्स की बात करें तो वो एंजाइम जब आपके पार्शियली डाइजेस्टेड फूड के ऊपर वर्क करना शुरू कर रहा है तो आपका एंड प्रोडक्ट बन गया है डाइपेप्टाइड्स, आपका एंड प्रोडक्ट बन गया डाइसैकेराइड, आपका एंड प्रोडक्ट बन गया मोनोग्लिसराइड, आपका एंड प्रोडक्ट बन गया है न्यूक्लियोसाइड्स। ये आपका एंड प्रोडक्ट है। अब ये जितना भी एंड प्रोडक्ट है, डाइपेप्टाइड या डाइसैकेराइड या मोनोग्लिसराइड या न्यूक्लियोसाइड्स, इन सब के ऊपर अब सक्कस इंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस का काम स्टार्ट होगा। मतलब अब जो है फाइनल फेज में हम लोग जा रहे हैं फूड के डाइजेशन के अंदर, जिसमें कि ये सक्कस इंटेरिकस है, मतलब इंटेस्टाइनल जूस जो है, इंटेस्टाइनल जूस, अब वो जो है इसके ऊपर भी काम करेगा, इसके ऊपर भी काम करेगा, इसके ऊपर भी काम करेगा और इसके ऊपर भी काम करेगा, और इसको और फर्दर स्मॉलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने पार्शियल डाइजेशन हमारा स्टोमक में शुरू हुआ। इनफैक्ट कह सकते हैं कि डाइजेशन शुरू कहाँ से हुआ, तो वो तो बक्कल कैविटी से ही शुरू हो गया था। सेलेवरी अमाइलेज सलाइवा के अंदर से निकला और उसने 30% ऑफ द स्टार्च को एट द pH 6.8 माल्टोज में चेंज कर दिया था। वहां पर आपको इन्फेंट के अंदर पाया जाने वाला जो एंजाइम है रेनिन, वो भी आपको नजर आया था, जिसने मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम किया था। अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था स्टोमक का, अब वो ट्रांसफर हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब वो ट्रांसफर हुआ है तो वहां पर पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस ने मिलकर के अपना काम करने का प्रयास किया और आपका ये सारा एंड प्रोडक्ट आया। और जब हम लोग फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन के लिए जो डाइजेस्टिंग फैक्टर्स हैं वो आ रहा है कहां से? इंटेस्टाइनल जूस से, जिसका दूसरा नाम होता है सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के डाइजेशन जो कि ड्यूडेनम के अंदर हो रहा है उसके एंड प्रोडक्ट्स पर काम करेगा और इसको और सिंपलर फॉर्म्स में चेंज करने का प्रयास करेगा। इस बात को हम लोगों को समझना है। ओके, तो ये हमारे समझ में आया। अब जो है हम फाइनल स्टेज की तरफ चलें, जहां पे आपका सक्कस इंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस जो है वो अपना फंक्शन शुरू करेगा और इसको और सिंपलर फॉर्म्स में चेंज करने का प्रयास करेगा। और ये किस पर वर्क करेगा? एंड प्रोडक्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस या बाइल जूस।
मतलब इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेरिकस का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, और ये जो है इंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टिव फैक्टर्स इन डिओडेनम जो कि बना है, ये इंड प्रोडक्ट पैनक्रियाटिक जूस के फंक्शन के कारण और बाइल जूस के फंक्शन के कारण, अब उसके ऊपर वर्क जो है वो स्टार्ट होगा। तो अभी हमने जस्ट आपको बताया, स्टार्ट करते हैं डाइपेप्टाइड्स से। डाइपेप्टाइड्स, अब ये डाइपेप्टाइड्स जो है वो चेंज हो जाएगा एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है प्रोटीन का, तो डाइपेप्टाइड्स चेंज हो गया एमिनो एसिड में, और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा डाइपेप्टिडेजेज। डाइपेप्टिडेजेस। अब अगर हम लोग डाइग्लिसराइड्स डाइसैकराइड्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट के जो फैक्टर हमने अभी जस्ट पिछले स्टेप में तोड़ा था, ब्रेक डाउन किया था, पार्शियल डाइजेशन किया था पैनक्रियाटिक जूस की मदद से, तो वहाँ पर अगर हम लोग देखें बच्चे तो देख सकते हैं कि जैसे कि कुछ सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं माल्टोज की। माल्टोज के ऊपर जो एंजाइम वर्क करेगा वो हो जाएगा माल्टेज, और ये इसको चेंज कर देगा 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज में, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज में इसको चेंज कर देगा। अगर हम लोग बात करते हैं लैक्टोज की, यहाँ पर जो एंजाइम वर्क करेगा वो हो जाएगा लैक्टेज, और ये चेंज हो जाएगा ग्लूकोज प्लस एक और सिंपलर फॉर्म गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अगर हम लोग बात करते हैं सुक्रोज की, तो यहाँ पर जो एंजाइम वर्क करेगा वो हो जाएगा सुक्रेज, और ये टूटेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट वाला सेक्शन है, ये प्रोटीन वाला सेक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं लिपिड वाले सेक्शन की। वहाँ पर हमने देखा था बच्चे कि हमारा डाइग्लिसराइड्स तक बन चुका था, और यह टूटेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के फॉर्म में। तो अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि फैट के डाइजेशन के बाद, फैट का डाइजेशन तो होता ही है, लेकिन एक्चुअल जो वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है इमल्सिफिकेशन, बिकॉज फैट को जो है हम लोग पहले छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में चेंज करते हैं, जिसको हम लोग मिसेल्स बोलते हैं, और वो मिसेल्स आगे चल करके काइलोमाइक्रॉन्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फैट के ब्रेकडाउन के बाद कौन सा 2 इंड प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये पूछा भी जाता है, तो आपको सीधा बताना है कि फैट के डाइजेशन के बाद या फैट के ब्रेकडाउन के बाद जो 2 हमारे पास इंड प्रोडक्ट आता है, वो पहला हो जाता है फैटी एसिड और दूसरा हो जाता है ग्लिसरॉल। ओके, यहाँ तक जो है हमारे समझ में आया। तो प्रोटीन का हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हो गया, फैट का हो गया। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड का। हमने वहाँ पर आपको बताया था कि जब न्यूक्लिक एसिड के ऊपर स्टार्ट हुआ था, जब हमारा डाइजेशन, तो सबसे पहला जो एंजाइम काम करेगा वो तो न्यूक्लियस काम करेगा, क्योंकि ये तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ही मौजूद होता है न्यूक्लियस, और ये यहाँ पर बना रहा है पहले न्यूक्लियोटाइड्स, और आगे चल के बनाएगा न्यूक्लियोसाइड्स। ये सब तो हो गया था पहले, और जब ये न्यूक्लियोसाइड्स भी टूटेगा तो यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व्ड है वो है न्यूक्लियोसाइडेजेज, न्यूक्लियोसाइडेजेज। तो जब ये न्यूक्लियोसाइडेजेस वहाँ पर वर्क करेगा तो ये चेंज करेगा नाइट्रोजिनस बेस पेयर और शुगर के फॉर्म में, नाइट्रोजिनस बेस पेयर और शुगर के फॉर्म में चेंज करेगा।
ये सारा जो है हमारा बिल्कुल सिंपलर फॉर्म्स में ये चेंज हो चुका है। आपका प्रोटीन चेंज हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट चेंज हो गया, आपका फैट चेंज हो गया, आपका न्यूक्लिक एसिड चेंज हो गया, और ये सारा जो हमारे पास पार्शियल डाइजेशन के बाद ये सारा एंड प्रोडक्ट हमारे पास आकर के रेडी है। अब न्यूट्रिशन को जो है एब्जॉर्ब करने की बात होगी। मैंने पहले ही आपको बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल का 4 लेयर, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और वहीं पे जो है वो कुछ उस म्यूकोसा के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं, और वो विलाई जब ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस में आ जाता है तब उसको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस में इसलिए आता है ताकि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके, साइट बढ़ जाए न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन का। जब वो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे जो है न्यूट्रिशन को इजीली जो है एब्जॉर्ब किया जाएगा। न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन जो है मेनली जेजुनम और इलियम के अंदर किया जाता है। तो हम जो है जेजुनम एंड इलियम आर द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब बच्चे देखिए हमारे पास यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट आ चुका है। अब बात है कि हम इन न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन का जो काम है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का जो काम है वो बेसिकली किया जाएगा जेजुनम और इलियम के द्वारा। जेजुनम और इलियम के द्वारा जो है वो एब्जॉर्प्शन किया जाएगा न्यूट्रिएंट्स का, मतलब विलाई और माइक्रोविलाई यहाँ पर जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, अनडाइजेस्टेड फूड जो बचा उसको ट्रांसफर किया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट, वो है इलियम। और अब वो जा रहा है, इलियम का जो प्रोडक्ट है अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट, वो जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा सिकम। तो यहाँ पर भी एक वाल्व जो है इन्वॉल्व होगा इस दोनों के बीच में। उस वाल्व को हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। इस इलियोसिकल वाल्व के द्वारा आपका जो न्यूट्रिएंट्स है, सॉरी अनडाइजेस्टेड फूड जो है वह आपका इलियम से निकल करके सिकम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट से निकल के लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट तक पहुंच जाएगा। और मेनली यहां पर होगा अनडाइजेस्टेड फूड। अब उस अनडाइजेस्टेड फूड को आगे तो रेक्टम के अंदर जाना है, लेकिन रेक्टम में जाने से पहले उसके अंदर के, मतलब अगर हम लोग बात करें यहां पर कि फंक्शंस क्या है, अब क्या काम करेगा लार्ज इंटेस्टाइन, फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड तो आ चुका है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो अब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है ये भी जानना है हम लोगों को। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है, पहला फंक्शन तो ये होगा कि उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जो वाटर है, मिनरल्स है और कुछ सर्टेन ड्रग्स, इनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। वाटर, मिनरल और सर्टेन ड्रग्स को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचा है वो आसानी से रेक्टम और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर इजेस्ट आउट हो जाए, ऐसा करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो म्यूकस को भी सेक्रेट करेगा। ये सेक्रेट करेगा म्यूकस को टू एडहियर। एडहियर का मतलब क्या होता है, अनडाइजेस्टेड पार्ट्स को आपस में जोड़ने वाला। तो ये म्यूकस को सेक्रेट करेगा लार्ज इंटेस्टाइन टू एडहियर, जोड़ने के लिए, टू एडहियर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स फॉर देयर इजी पैसेज। वो आसानी के साथ रेक्टम के थ्रू और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाए, ऐसा करने के लिए सेक्रेट करता है। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सर्टेन बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं जो कि कुछ डाइवर्स टाइप के विटामिन्स का भी डेवलपमेंट लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर करते हैं। तो बेसिक बात तो ये हो गई, दो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका हुआ। तो पहला फंक्शन तो हमारा ये हो गया कि भाई वाटर, मिनरल और ड्रग्स को एब्जॉर्ब कर लो अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन का तो यही वर्क है। और दूसरा है कि म्यूकस को सेक्रेट करो
ताकि जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुट जाएं, एडहियर कर जाएं, ताकि इजेशन के प्रोसेस के दौरान, इंजेशन नहीं बोल रहे हैं, इजेशन बोल रहे हैं, जो वर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो वर्ड है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स का बॉडी से बाहर निकल जाना। तो वो बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट बनाया जाता है उस अनडाइजेस्टेड फूड को, और ऐसा करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन म्यूकस को सेक्रेट कर देता है ताकि आसानी के साथ रेक्टम के अंदर जाएगा तो टेम्पररली कुछ टाइम के लिए जो है वो उसको स्टोर करके रखेगा, एंड देन वो जो है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर्स जो होते हैं एनस के वॉल के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि ईजिली जो है उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, इस डाइजेशन का। पूरे चैप्टर को तो नहीं बोल सकते, डाइजेशन का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हमारा जो है पूरा मैकेनिज्म है और जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड इसमें इन्वॉल्व थे वो सारा कुछ हमारा जो है वन वे में कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम लोग जो है लास्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन का जो लास्ट पार्ट है एब्जॉर्प्शन, उसकी तरफ आ रहे हैं। मैंने एक सिंपल स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर दिया है कि कौन कौन से पार्ट के अंदर क्या क्या फैक्टर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोमक की। तो स्टोमक के अंदर वाटर, अल्कोहल। अल्कोहल में ये देखना है कि जो लोग अल्कोहल को एब्यूज़ करते हैं, मतलब अल्कोहल को यूज़ करते हैं अपने एडिक्शन के कारण, तो वहाँ पे अल्कोहल को स्टोमक के अंदर ही एब्जॉर्ब किया जाता है, बाद में जो है वो लीवर तक चला जाता है और वहाँ जा कर के डाइवर्स टाइप का डिजीज, सिरोसिस से रिलेटेड जो भी डिजीज है उसका कारण बनता है। कुछ मोनोसेक्राइड हैं, ड्रग्स हैं, साल्ट है, इनका भी जो है एब्जॉर्प्शन स्टोमक के अंदर किया जाएगा। डिओडेनम के अंदर CIA वर्ड याद रखना है, कैल्शियम, आयरन, एमिनो एसिड, इन तीनों का एब्जॉर्प्शन डिओडेनम के अंदर किया जाता है, कैल्शियम, आयरन एंड एमिनो एसिड्स का। जेजनम की अगर हम लोग बात करें, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर आपको मोनोसेक्राइड और फाइनल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ फैट, फाइनल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ फैट दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये विटामिन एंड वाटर विथ सम एक्सटेंट ऑफ एमिनो एसिड, इसका एब्जॉर्प्शन आपके जेजनम के अंदर कर लिया जाएगा। इलियम के अंदर डबल बी फैक्टर, 2B फैक्टर, ऐसे याद रखना है 2B फैक्टर। एक हमारा B12 हो गया, B12 का मतलब साइनेकोबैलामिन, एक विटामिन है, एंड बाइल साल्ट। बाइल साल्ट में बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन है, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, जो भी है उन बाइल साल्ट्स का एब्जॉर्प्शन भी इलियम के अंदर और वाटर का भी सम एक्सटेंट में। लार्ज इंटेस्टाइन की हम लोग बात करें बच्चों, तो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन का इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर अगर वाटर, मिनरल्स कुछ भी अगर मौजूद है तो उनको एब्जॉर्ब करने का काम है। सर्टेन अमाउंट ऑफ या सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्रग्स को भी जो है एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर, मिनरल एंड ड्रग्स और कुछ वाइटामिन जो होते हैं उनका डेवलपमेंट हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, और जिस जगह पर ये बैक्टीरिया को सर्टेन टाइप के वाइटामिन का डेवलपमेंट करते हैं, वो जो प्लेस है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, तो वो चीज़ है। तो मैंने आपको जो है एक लमसम जो है एक आइडिया इसका दे दिया है। अब अगर हम लोग बात करें कि अलग अलग हम लोग इससे बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं कि पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, तो पॉलीसेक्राइड होगा तो डाइसेक्राइड में चेंज होगा, अगर उसको एब्जॉर्ब करना है तो डाइसेक्राइड में चेंज होगा। सुक्रोज है, माल्टोज है, ये सारा है, लैक्टोज है। तो अब जैसे इन फैक्टर्स से अगर आपका डेवलपमेंट हुआ, मान लीजिए ग्लूकोज का, आपका डेवलपमेंट हुआ है गैलेक्टोज का, आपका डेवलपमेंट हुआ है फ्रक्टोज का, यही हमारा प्रोडक्ट होगा डाइजेशन के बाद। तो डाइजेशन के बाद अगर ये मेरा प्रोडक्ट है, तो अगर हम इसको एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, इन दोनों का एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा किया जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज का ट्रांसफर या एब्जॉर्प्शन या मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करते हैं। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? कोई चीज को आप ऊपर से लुढ़का देंगे तो अपने आप वो नीचे तक चलाई जाएगी, लेकिन नीचे से किसी चीज को ऊपर फेंकना है तो ये तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट आप काम कर रहे हैं। तो जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट में काम करेगा, किसी चीज का अगर आप विरोध करते हैं, तो विरोध करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? नारा लगाते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ाई करते हैं, इसमें एनर्जी खर्च होता है ना।
और कोई भी अगर चीज़ आए आप उसको मान जाइए तो उसमें क्या एनर्जी खर्च होगा, आपने तुरंत उसमें सहमति अपनी भर दी है। तो जब हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, किसी धारा के विरोध में जाएंगे तो एनर्जी खर्च होगा, और जब एनर्जी खर्च होगा तो किस रूप में खर्च होगा, एटीपी के रूप में खर्च होगा। तो अगर हम किसी भी चीज़ का मूवमेंट ट्रांसफर अगर हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम लोग विद द कंसंट्रेशन मतलब धारा के हिसाब से, फ्लो के हिसाब से चल रहे हैं, कोई विरोध नहीं है, अपने आप चीजें जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रही हैं, अगर ये सिचुएशन है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। और अगर हमको ट्रांसफर करने के लिए मतलब जाना हमको है धारा के साथ ही मतलब थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन हमको थोड़ा और मदद का जरूरत है, हमको चाहिए कोई आदमी आए और हाथ पकड़ के हमको खींचे, तो ये जो खींचने वाला कैरियर प्रोटीन है, जैसे सोडियम एक कैरियर प्रोटीन के रूप में काम कर सकता है, तो ये जो कैरियर प्रोटीन के रूप में अगर आप किसी को यूज करके थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो उस प्रकार का मूवमेंट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। डिफ्यूजन का मतलब हुआ मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, वाटर, जनरली वाटर ही देखते हैं हम लोग, वाटर है या कोई पार्टिकुलर मिनरल साल्ट कुछ भी है, वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफ्यूजन हो गया। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, मूवमेंट है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन आपको कैरियर प्रोटीन की जरूरत है, कोई चाहिए जो कि आपको हाथ पकड़ के खींचे उधर से इधर या इधर से उधर, तो उसको हम लोग फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि पॉलीसेक्राइड को अगर हमने ब्रेक किया है डाइसेक्राइड में और फिर वो अदर फैक्टर्स में चेंज हुआ, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का डेवलपमेंट का बात करेंगे तो ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आ जाता है। फ्रक्टोज जो है यह ऐसा नहीं है, ये नहीं जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, इसको जरूरत पड़ता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, मतलब थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो जाएगा, ये जाएगा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की मदद से, मतलब जाएगा लेकिन इसको कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, बिना कैरियर प्रोटीन के मूवमेंट नहीं होगा। ये तो बात हो गई पॉलीसेक्राइड की। अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटीन्स की, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन टूटेगा एमिनो एसिड में, और एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमेशा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, जनरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। कुछ है इसके भी अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली हम एमिनो एसिड्स को जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं फैट की। फैट की ये टूट रहा है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और कोलेस्ट्रॉल की भी जरा बात कर लें यहाँ, तो ये जो है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल, इनका जो एब्जॉर्प्शन होगा, ये एब्जॉर्प्शन होगा किसकी मदद से, ये एब्जॉर्प्शन होगा डिफ्यूजन की मदद से, डिफ्यूजन की मदद से होगा एब्जॉर्प्शन। अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को अगर ये मेंटेन कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका भी मूवमेंट होना चाहिए, इसका भी मूवमेंट होना चाहिए। तो इसका जब मूवमेंट होगा तो वो भी मूवमेंट जो होगा डिफ्यूजन के कारण होगा, डिफ्यूजन के थ्रू ये हायर टू लोअर कंसंट्रेशन अपने आप, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जब आप वाटर को बाहर से ले रहे हैं तो वाटर का जो है एंट्री जो है लार्जर अमाउंट में है, और बॉडी के डाइवर्स पार्ट में जहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी है, कमी है, आवश्यकता है, वहाँ पर कंसंट्रेशन कम है। तो पानी का तो है ही कि अपना जगह बना लेता है, तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, कोई एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कोई फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत आसानी के साथ डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा यह अपने आप मूव कर जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मैंने आपको बताया किन किन चीज़ों का किस तरीके से है, और बॉडी के डाइवर्स पार्ट में किस प्रकार से किस फैक्टर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ये पार्ट जो है लाइफ प्रोसेस का समझ में आया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हार्ट के बारे में आपको बताएंगे,
मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर की तरफ हम लोग चलेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, तो डाइजेशन वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है लाइफ प्रोसेस का। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इसमें हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है टॉपिक लिख लें, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जियोलॉजी और बॉटनी दो अलग सेक्शन करके हम लोग पढ़ेंगे। एक में प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड एंड एमिनो एसिड्स। तो जाइलम एंड फ्लोएम वहाँ पे इन्वॉल्व होगा, हम लोग करेंगे जब बॉटनी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस का। लेकिन जो जियोलॉजी वाला पार्ट है, जो एनुअल वाला पार्ट है, उसमें हम लोग बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हार्ट किस तरीके से एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है और किस तरीके से डबल सर्कुलेशन, आपसे बोर्ड में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन के अंदर हार्ट कैसे एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, कितने चैम्बर्स होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, लंग्स, एल्वुलाई, किस तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करके ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं एंड देन पंप आउट करते हैं टू द डाइवर्स पार्ट ऑफ द बॉडी। इन सब को हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देखेंगे। डायग्राम जरा देखिए इस हार्ट का, फ्रंट व्यू है, फ्रंटल व्यू है हार्ट का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लग रहा है लेकिन एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। आपको बस ध्यान से थोड़ा जो कुछ इम्पोर्टेंट नेम होगा आपके 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से मैं उसको स्टार मार्क कर दूंगा। आप चाहें तो सिर्फ उसी नेम को दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है टॉपिक के अंदर तो आप चाहें तो इन सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, कहाँ पर क्या मौजूद है और किस तरीके से क्या वर्क कर रहा है, कौन सा पार्ट का क्या फंक्शन है, तो वो हम देखेंगे इसमें। ऑल राइट, तो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग देख रहे हैं बच्चे। सबसे पहले जो है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हार्ट पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ब्लड के बारे में। ब्लड, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ब्लड के बारे में जो पहली चीज़ है वो ये है, अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में कहते हैं इसको तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक, और इंग्लिश में कहते हैं इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट कंटेन्स, अगर आप इतना भी बोलते हैं कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो समझ में आ जाता है क्या बोलना चाह रहे हैं। ऑलमोस्ट डेफिनेशन जो है कंप्लीट हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसको और अगर कंप्लीमेंट करना चाहें तो कह सकते हैं कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेन्स मैट्रिक्स। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि फ्लूइड मैट्रिक्स, वो जो मूव करता है, जो कि मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है ब्लड को, मैट्रिक्स होगा इसके अंदर। प्लाज्मा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, प्लाज्मा, मैट्रिक्स एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तीन चीज़ें हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब सॉलिड कॉर्पसल्स की बात अब चल रही है तो हम उसको फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली हम देख सकते हैं बच्चे कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेन्स मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये तीन हमारा जो है इसका इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है ब्लड का। इसके पीएच की अगर बात करते हैं कि ब्लड का पीएच क्या होता है, ब्लड का पीएच जो होता है अराउंड 7.4 के आसपास होता है। आप इसको स्लाइटली एल्केलाइन बोलिए, स्लाइटली एल्केलाइन होता है। आर्टरी के अंदर जो है, आर्टरी के अंदर पीएच जो होता है वो कम होता है, सॉरी, आर्टरी के अंदर जो पीएच है वो ज़्यादा होगा, और वेन में जब जाते हैं तो यहाँ पर पीएच जो है आपका वो कम होने लगता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मतलब वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वाला एक कंसेप्ट है बच्चे, वो आप क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे। अगर मौका मिला तो जरूर थोड़ा सा इसके बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम बता देंगे यहाँ। ओके, तो आर्टरी है हमारे पास और वेन, उसमें अलग अलग पीएच देख रहे हैं। और अगर एक एवरेज इंडिविजुअल की बॉडी में ब्लड के अमाउंट की अगर हम लोग बात करें तो अराउंड जो है 5.5 लीटर के आसपास इसका जो है वेट, इसका वॉल्यूम होता है ब्लड का। यही वॉल्यूम 5.5 लीटर के आसपास का जो वॉल्यूम है एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होता है।
मुझे लगता है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, अब जो हमने 3 इसका पार्ट देखा, इसमें हम लोग इस 2 पार्ट की स्टडी करते हैं। पहला प्लाज्मा है और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। पहले स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा से। प्लाज्मा जो है एक विस्कस फ्लूइड है, एक गाढ़ा सा फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है, और कलर इसका स्लाइटली स्ट्रॉ कलर होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है। आप इसको लाइट मैरून बोल सकते हैं। तो स्ट्रॉ कलर का एक विस्कस फ्लूइड होता है प्लाज्मा, जो कि 90 से 92% तक, 90 से 92% तक इसके अंदर मौजूद होता है वाटर, और सिर्फ 6 से 8% जो है यहाँ मौजूद होता है प्रोटीन्स। आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस, ये सब कुछ जो है सिर्फ 6 से 8% में मौजूद होता है। प्लाज्मा जो है वो पूरे ब्लड के वॉल्यूम का 55% ऑफ वॉल्यूम को कंस्टिट्यूट करता है। मतलब 100 में 55% के आसपास जो है ब्लड का जो वॉल्यूम है वो प्लाज्मा का बना हुआ है। तो प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बताया कि इट इज़ ए स्ट्रॉ कलर्ड, थोड़ा सा गाढ़ा विस्कस फ्लूइड है। 90 to 92%, 90 से 92% तक सिर्फ इसमें मौजूद होता है वाटर, और सिर्फ 6 से 8% तक इसके अंदर प्रोटीन्स, आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं। ओके, अब ये जो वर्ड मैंने अभी आपको बोला कि ये 6 से 8% तक इसमें प्रोटीन्स मौजूद होता है। प्रोटीन मौजूद है प्लाज्मा के अंदर। कंजुगेटेड पॉलीसेक्राइड्स मौजूद हैं। कंजुगेटेड पॉलीसेक्राइड एग्जाम्पल आप देखिए बच्चे, हेपेरिन इज ए एंटीकोगुलेंट। हेपेरिन जो होता है यह एक कंजुगेटेड पॉलीसेक्राइड है, मतलब कम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। और ये जो कम्प्लेक्स जो जटिल पॉलीसेक्राइड आप कहिए हिंदी में इसको, तो ये जो जटिल पॉलीसेक्राइड है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको हेपेरिन अभी बताया, जो कि ब्लड के अंदर मौजूद होता है, प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है, यह एक एंटीकोगुलेंट की तरह काम कर रहा है। एंटीकोगुलेंट, एंटी का मतलब विरोध करने वाला, कोगुलेंट का मतलब जो ब्लड, रक्त का थक्का जमा दे, क्लॉट जमा दे। तो रक्त का क्लॉट या थक्का जमने से रोकता है ये हेपेरिन, इसीलिए इसको कहते हैं एंटीकोगुलेंट। ठीक है बच्चे, तो एंटीकोगुलेंट कंजुगेटेड पॉलीसेक्राइड्स यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी मौजूद है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है भाई? ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स सिंपल भाषा में कहें तो एंटीबॉडीज है, विच आर रिस्पॉन्सिबल to protect our body from diverse type of disease and attack of antigens and diverse disease causing factors। मतलब बीमारियों से, जो अभी हम आपको इंग्लिश में बोले, इसका हिंदी बस यही हुआ कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स का मतलब साधारण भाषा में हुआ IG। इस तरीके से लिखते हैं इसको। क्लास 9th में आपको इसका स्लाइड आइडिया होगा, IG, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, इनको मतलब बेसिकली एंटीबॉडीज़ ही हुआ, और इनका काम ये हुआ कि आपके लेवल पर एंटीबॉडीज हुआ, इसका मतलब सीनियर लेवल में जाएंगे तो थोड़ा सा ये भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमको डिजीज से बचाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी इम्यूनिटी को, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी। अच्छा, जैसे कि एक और एग्जांपल मैं बता दूं, कुछ एक बहुत ही लार्ज साइज का प्रोटीन होता है, वो भी प्लाज्मा में देखते हैं, उसको हम लोग प्रोपर्डीन बोलते हैं, प्रोपर्डीन। तो प्रोपर्डीन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये सारा जो है यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा जो है, उस प्रोटीन का पहले नाम मैं आपको बता दूं। सबसे पहला प्रोटीन जो है वह है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन फिब्रिनोजन जो होता है वह क्लॉटिंग प्रोटीन है। क्लॉटिंग प्रोटीन है, ब्लड क्लॉट करने में जो है ये मदद कर रहा है फिब्रिनोजन, है ना। दूसरा है वह है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ये आपके शरीर में पानी के बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है इसका एल्ब्यूमिन का। तीसरा अगर हम लोग देखें तो वो क्या है, वो है ग्लोब्यूलिन। क्या बच्चे?
ग्लोबुलिन है। क्या कर रहा है ये ग्लोबुलिन? यह जो है हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस को रोक रहा है। मतलब इसका हम कह सकते हैं इम्यूनिटी प्रॉपर्टीज। इम्यूनिटी प्रॉपर्टीज मतलब बेसिकली इसका काम है, जैसे मैंने बोला ना आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन, वही ग्लोबुलिन है। बेसिकली इसका काम होता है हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को मजबूत करना और इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना। प्रिवेंट इन्फेक्शंस। ओके, इतना समझ में आया? इसके अलावा प्लाज्मा में क्या मौजूद है? प्लाज्मा में इसके अलावा मौजूद है सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद है। अब बात है भाई कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर मौजूद है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट्स है, Cl। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर मौजूद है प्लाज्मा के अंदर। ये सारा इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पर जो है वो फंक्शन कर रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर मौजूद है, प्रोटीन यहाँ पर मौजूद है, कुछ लार्ज प्रोटीन्स मौजूद हैं। लार्ज प्रोटीन जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोपर्डीन एक मौजूद है। और क्या मौजूद है प्लाज्मा में? लाइसोजाइम मौजूद है। और क्या मौजूद है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स मौजूद है, आईजी, इम्यूनिटी फैक्टर्स, ये सब कुछ जो है वो आपके प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर एक पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है कि प्लाज्मा में से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दें, मतलब प्लाज्मा के अंदर अगर ब्लड का थक्का या क्लॉट करने वाला फैक्टर नहीं है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, तब उसको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं सीरम। आपसे कोई पूछे व्हाट इज सीरम, तो आप बोलेंगे कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा के अंदर अगर ब्लड को क्लॉट करने वाला फैक्टर्स मौजूद नहीं है तो हम उसको सीरम के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो हम उसको बोलेंगे सीरम। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, या प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ओके, ये तो हमारा प्लाज्मा का बात हो गया। अब जरा हम लोग बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट या सॉलिड कॉर्पसल्स की। सॉलिड कॉर्पसल्स की बात करते हैं। क्या है भाई ये सॉलिड कॉर्पसल्स? देखिए जरा, सॉलिड कॉर्पसल्स में सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहले देखना है हम लोगों को आरबीसी के बारे में। आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स नाम है, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। आरबीसी के बनने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? एरिथ्रोपोएसिस कहलाती है। एरिथ्रोपोएसिस वह घटना है जिससे आरबीसी का निर्माण होता है या एरिथ्रोसाइट्स का निर्माण होता है। कहाँ पर ये एरिथ्रोपोएसिस की घटना होती है? तो वो होती है रेड बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो एंड थाइमस, आप क्लास 12th में जब जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा। क्लास 9th में भी हल्का सा आइडिया आपको हुआ होगा इसके बारे में कि बोन मैरो एंड थाइमस, दीज आर टू लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। मतलब बोन मैरो और थाइमस दोनों जो है एक लिम्फोइड ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इनफैक्ट आप कह सकते हैं, और इनका काम होता है इम्यूनिटी फैक्टर्स का डेवलपमेंट करना। ओके, तो ये हो गया एरिथ्रोपोएसिस, रेड बोन मैरो के पास जो है इस आरबीसी का डेवलपमेंट हो रहा है। आरबीसी का अगर संख्या देखें अपने बॉडी के अंदर तो लगभग 5 से 5.5 मिलियन के आसपास
पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड ये मौजूद होता है 5 से 5.5 मिलियन के आसपास। ये इसका कंसंट्रेशन है 5 से 5.5 मिलियन के आसपास। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि मोस्ट एबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट, मोस्ट एबंडेंट ब्लड के अंदर ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको मोस्ट एबंडेंट हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट या सॉलिड कॉर्पसल के रूप में देख सकते हैं। आरबीसी जो होता है, ह्यूमन बीइंग का जो आरबीसी होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। न्यूक्लियस क्यों नहीं मौजूद है भाई, ये भी जानना जरूरी है। न्यूक्लियस इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि आरबीसी का या एरिथ्रोसाइट्स का टारगेट ये होता है कि वो मैक्सिमम अमाउंट और नंबर में रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स को कंटेन करे। रिस्पिरेटरी पिगमेंट का अर्थ क्या हुआ, रिस्पिरेटरी पिगमेंट का अर्थ हुआ हीमोग्लोबिन। वही जो लाल रंग का जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है उसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, आरबीसी के अंदर मौजूद होता है। तो अगर नॉन न्यूक्लिएटेड रहेगा, मतलब इसके अंदर अगर न्यूक्लियस मौजूद नहीं रहेगा तो ज़्यादा स्पेस खाली रहेगा, और ज़्यादा स्पेस अगर खाली रहेगा तो ज़्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन को जो है उस जगह पर वो डाल सकता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा जो है फायदा है, जिसके कारण यह नॉन न्यूक्लिएटेड रहता है। और इसका जो शेप होता है वो बाइकनकेव शेप का होता है, बाइकनकेव शेप का होता है, बाइकनकेव इस टाइप का बाइकनकेव शेप जो है वो इसका डेवलप रहता है। आरबीसी जो होता है वो कंटेन करता है रेड कलर का आयरन कंटेनिंग लाल रंग का आयरन कंटेनिंग रिस्पिरेटरी पिगमेंट रेड कलर का आयरन कंटेनिंग रिस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो इसके पास मौजूद रहता है। और ये जो आयरन कंटेनिंग रेड कलर का रिस्पिरेटरी पिगमेंट है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल Hb हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार में 4 ऑक्सीजन को बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसीलिए हम इसको रिस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से जानते हैं। तो 5 से 5.5 मिलियन के आसपास इसका वॉल्यूम है ब्लड के अंदर। एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, रेड बोन मैरो के अंदर डेवलप होता है। जिस प्रोसेस से डेवलप होता है उसको एरिथ्रोपोएसिस के नाम से जान रहे हैं हम लोग। नॉन न्यूक्लिएटेड एंड बाइकनकेव होता है, लाल रंग का है, आयरन कंटेनिंग रिस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन को जो है यह कंटेन करता है। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनाता है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होकर हीमोग्लोबिन, जिसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डेवलपमेंट करके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन को ये काफी आसान बना देता है। ओके, ठीक है, इतना हमारे समझ में आया। अच्छा, एक बात यहां पर और देखें, आरबीसी से जुड़ा हुआ, आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है, टोटल ये कितने समय तक ये फंक्शनल होगा, इसका लाइफ स्पेन जो होता है आरबीसी का वह लगभग 120 डेज के आसपास होता है। मतलब इसका जो फंक्शनल एस्पेक्ट है वो सिर्फ 120 दिन तक चलता है, पूरा जीवन इसका सिर्फ 120 दिन का है। और जब यह डेड हो जाता है, मतलब इसका फंक्शन खत्म हो जाता है, तब यह स्प्लीन के अंदर जाकर के गिर के कंप्लीटली ब्यूरिड हो जाता है, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन है, वैसे तो नीट का क्वेश्चन है लेकिन आप क्लास 10th में इसको आसानी से जान सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको कहते हैं। अंग्रेजी शब्द मैंने बोला ग्रेवयार्ड, हिंदी हुआ इसका कब्र, जहाँ पर मरने के बाद लोगों को दफन कर दिया जाता है। तो आरबीसी का लाइफ स्पेन जब 120 डेज का पूरा हो जाता है तो वो जाकर के स्प्लीन में जाके गिर के अपने आप को कंप्लीटली ब्यूरी करके ढक करके वो बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, बॉडी के सिस्टम से आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो जाता है। तो वो चीज़ जो है, अगर हमसे पूछा जाए कि किस स्ट्रक्चर के अंदर जाके आरबीसी जो है वो ब्यूरी हो जाता है, खत्म हो जाता है, कब्र क्या है आरबीसी का, कब्र कौन है, तो बोलेंगे स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी।
यहाँ लिख सकते हैं बच्चे, इसका लाइफ स्पेन 120 डेज का, और लिखेंगे इसके बाद कि स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी के बारे में जो है हमारे पास सारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आ गया है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा अब डब्ल्यूबीसी को देखते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल या व्हाइट ब्लड सेल भी इसको बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो कलरलेस होता है। डब्ल्यूबीसी जो है वो कलरलेस है और इसके पास न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, इसलिए न्यूक्लिएटेड शब्द का प्रयोग यहाँ किया जा सकता है। कलरलेस भी है और न्यूक्लिएटेड भी है। ओके, यह आरबीसी इतना एबंडेंट नहीं है ना, तो इसकी संख्या काफ़ी कम है आरबीसी के रिस्पेक्ट में। ये लगभग 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड ये मौजूद होता है। डब्ल्यूबीसी के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हीमेटोपोएसिस बोलते हैं। हीमेटोपोएसिस बोलते हैं। और कहाँ बनता है? ये बनता है लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर। लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर ये बनता है। कौन सा लिम्फोइड ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर? 2 प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, एक है बोन मैरो और दूसरा है स्प्लीन, सॉरी स्प्लीन नहीं बच्चे, थाइमस। बोन मैरो एंड थाइमस, ये 2 हमारा लिम्फोइड ऑर्गन है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार का होता है, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या हुआ? जिसके स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे प्रोटीन के थ्रेड्स मौजूद हों। ये जो प्रोटीन के छोटे छोटे धागे या जो पार्ट्स मौजूद होते हैं, प्रोटीनस थ्रेड्स, इसी को हम लोग ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स यहाँ पर मौजूद है। तो ये ग्रेन्युलोसाइट जो होता है यह 3 प्रकार का देखा जाता है डब्ल्यूबीसी के अंदर। एक होता है न्यूट्रोफिल, एक होता है बेसोफिल और एक होता है इयोसिनोफिल। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इयोसिनोफिल। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इयोसिनोफिल, ये जो है आपका 3 प्रकार का जो है ग्रेन्युलोसाइट्स यहाँ पर मौजूद है। जब आप बात करते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट्स की, जो दूसरा टाइप है जो कि डब्ल्यूबीसी के अंदर मौजूद होता है, एक ग्रेन्युलोसाइट। एक ग्रेन्युलोसाइट, ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब हुआ नो, मतलब यहाँ पर प्रोटीन के थ्रेड्स जो होंगे वो मौजूद नहीं होंगे। तो ए ग्रेन्युलोसाइट का एग्जांपल क्या होगा कि क्या कौन कौन सा ए ग्रेन्युलोसाइट यहाँ पर मौजूद है? तो पहला जो है वो मोनोसाइट। मोनोसाइट्स जो है इनके बारे में कहा जाता है, मोनोसाइट जो होते हैं वो फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं। मतलब ये जो होते हैं वो टारगेट को जो है कम्प्लीटली इनगल्फ कर लेते हैं, सीधे जो है उनको बॉडी के अंदर डाल लेते हैं। तो एक ग्रेन्युलोसाइट जो है इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा मोनोसाइट। और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है इसका लिम्फोसाइट।
लिम्फोसाइट्स। तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, इन दोनों का जो नेचर होता है यह होता है फेगोसाइटिक नेचर है इनका, फेगोसाइटिक नेचर है। फेगोसाइटिक नेचर का मतलब ये किसी चीज को सीधे निगलते हैं, टारगेट जो भी है, एंटीजन है या कोई पार्ट है, उसको सीधे जो है अपने बॉडी के अंदर ये डाल लेते हैं, सॉलिड इनगल्फ करते हैं, सॉलिड इनगल्फ कर लेते हैं, बॉडी के अंदर डाल लेते हैं। लिम्फोसाइट जो होता है ये दो रूपों में पाया जाता है, बी एंड टी लिम्फोसाइट के फॉर्म में देखा जाता है। बी एंड टी लिम्फोसाइट के फॉर्म में जो है यह देखा जा सकता है। और इसका काम होता है हीमोरल, मतलब ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण करना, और बाहर से अगर कोई एंटीजेनिक फैक्टर बॉडी के अंदर या कुछ भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आ रहा है, उसको बॉडी में उसके फंक्शन को रोकना। तो जब बी एंड टी लिम्फोसाइट, जैसे बी लिम्फोसाइट, वह हीमोरल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। हीमोरल रिस्पॉन्स का मतलब ब्लड के अंदर अगर एंटीजेंस हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए यह एंटीबॉडीज को सेक्रेट करता है। और ये जो टी लिम्फोसाइट है ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा। तो टी लिम्फोसाइट कर रहा है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ग्राफ्ट रिजेक्शन। बाहर से अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर अगर आ रहा है तो उसके फंक्शन को रोकने का काम, उसके एक्टिविटी को रोकने का काम, यह काम जो होगा वो टी लिम्फोसाइट के द्वारा पूरा कर दिया जाएगा। तो बी लिम्फोसाइट फॉर द हीमोरल इम्यूनिटी एंड टी लिम्फोसाइट फॉर द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दैट इज ग्राफ्ट रिजेक्शन, वो काम जो है वो इसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। ऑलराइट, अब जरा बात करते हैं इन दोनों की, बेसोफिल और इओसिनोफिल की। अब पहले बात करते हैं बेसोफिल की। अब बात करते हैं बेसोफिल की। बेसोफिल 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 जो है यह सारे टाइप के ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट में इसका जो कंसंट्रेशन होता है ये सबसे कम होता है। लिस्ट कंसंट्रेशन
इसकी मात्रा सबसे कम होती है और यह सेक्रेट करता है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन। यह सेक्रेट करता है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, इन चीज़ों को ये सेक्रेट करता है। हिस्टामाइन जो होता है ये है वेसोडाइलेटर। क्या अर्थ हुआ वेसोडाइलेटर का? यह ब्लड वेसल्स के डायमीटर को इंक्रीज करता है ताकि ब्लड फ्लो की गति को थोड़ा कम कर सके। वेसोडाइलेटर ये डायलेट करता है। जबकि सेरोटोनिन जो होता है वो होता है वेसोकंस्ट्रिक्टर। यह ब्लड वेसल के डायमीटर को छोटा करता है ताकि ब्लड फ्लो थोड़ा तेज हो सके। और जब हम बात करते हैं हिपेरिन की, तो हिपेरिन जो होता है वो एंटीकोगुलेंट होता है। मतलब रक्त को या ब्लड को जमने से, क्लॉट करने से रोकने का काम जो है वो हेपेरिन के द्वारा किया जाता है। तो बेसोफिल की मात्रा सबसे कम है। हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपेरिन को सेक्रीट करता है। इन चीज़ों को ये सेक्रीट करता है और ये कंट्रोल करता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को। कंट्रोल करता है इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या हुआ कि बॉडी के किसी पार्टिकुलर सेक्शन के अंदर अगर सूजन वूजन कुछ आ रहा है तो उसको रोकने का काम जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जो है यह कंट्रोल करता है। और लास्ट जो है हमारा वो है इओसिनोफिल्स। नाम क्यों पड़ा भाई इसका इओसिनोफिल? इसीलिए इसका नाम पड़ा इओसिनोफिल क्योंकि जब इसको कलर करते हैं, इसको स्टडी करने के लिए, तो इओसिन नाम के डाई से इसको कलर किया जाता है। इसलिए कलराइजिंग एजेंट जो है इओसिन यूज़ करते हैं इओसिनोफिल के केस में, तो वो चीज़ है। तो उसमें जो है इसलिए नाम पड़ गया इसका इओसिनोफिल। और इओसिनोफिल का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करना। हमारे बॉडी में जो डाइवर्स टाइप की एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, जैसे कि IgA एंटीबॉडी, IgD एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी, तो डाइवर्स टाइप के जो एंटीबॉडीज़ हैं, इसमें एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने वाला जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी कहलाता है IgE एंटीबॉडी। तो IgE एंटीबॉडी या एलर्जिक रिएक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी फंक्शन जो है उसको करने के लिए इओसिनोफिल जो है वो वर्क करता है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया WBC का बात। और तीसरा जो फैक्टर है सॉलिड कॉर्पसल का वो है प्लेटिलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉट करना। ब्लड क्लॉटिंग है इसका प्राइमरी फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट जो है इसका दूसरा नाम है। और यह डिराइव किससे किया जाता है? प्लेटलेट्स का निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है डिराइव्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। इसका निर्माण किया जाता है मेगाकैरियोसाइट्स से। इसकी संख्या की अगर हम लोग बात करें, तो इसकी संख्या लगभग 1.5 लाख से 3 लाख होती है। मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो इस तरीके से बच्चे हमने प्लाज्मा भी देख लिया। प्लाज्मा के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जाना। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा प्रोटीन था? ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजिन है, एल्ब्यूमिन है, प्रोपर्टीन लाइक लार्ज साइज का प्रोटीन, कंजुगेटेड पॉलीसेकेराइड, हेपेरिन, ये सब कुछ वहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर हमने देखा सॉलिड कॉर्पसल की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं RBC के बारे में, रेड ब्लड कॉर्पसल, WBC वाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटिलेट्स, जिसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम इसका थ्रोम्बोसाइट्स भी होता है। वो इस तरीके से जो है हमने पूरे इस ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ लिया है। अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन या हार्ट किस तरीके से पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। ऑलराइट।
ओके बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिम्फ। लिम्फ के बारे में कह सकते हैं कि एज द ब्लड passes through capillaries inside tissue, जब ब्लड पास करता है कैपिलरीज के थ्रू। कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज जो है एक नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, जो कि डिस्टेंस साइट तक जो है ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। तो माइन्यूट नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का कैपिलरीज। तो जब ब्लड पास करता है कैपिलरीज के थ्रू इनसाइड टिश्यू, थोड़ा सा वाटर और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, मान लीजिए आपका कैपिलरी है और इसके थ्रू जो है ब्लड जो है फ्लो कर रहा है। अब इस ब्लड के अंदर जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है या जो वाटर है, ओके बच्चे, तो जब ब्लड पास कर रहा है कैपिलरीज के थ्रू, कहाँ पे? टिश्यूज के अंदर, तो वहाँ पे कुछ वाटर या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो हैं वो कैपिलरीज से बाहर निकल जाते हैं। क्यों बाहर निकल जाएंगे? बिकॉज कैपिलरीज का जो वाल है वो सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ होता है, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम का। तो जब सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ है, तो हम जानते हैं कि स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है वह पेवमेंट मेम्ब्रेन की तरह काम करता है और इसके थ्रू डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो सकता है। तो डिफ्यूजन बहुत आसानी से होगा तो हायर कंसंट्रेशन में से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव कर जाएगा। तो वाटर और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जब कैपिलरी से बाहर की तरफ निकलते हैं और वो बाहर निकल के टिश्यू स्पेस में, टिश्यू का जो इम्प्टी स्पेस है, इम्प्टी स्पेस या टिश्यू स्पेस जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जा कर के ये स्टोर्ड हो जाते हैं। तो ये जो बाहर की तरफ जो ये वाटर और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस बाहर निकला है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसको कहेंगे, या टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी इसको जानते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं या इनको हम लोग टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर जो बहुत ही एलाबोरेट, काफ़ी फैला हुआ जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारे बॉडी का काफ़ी फैला हुआ लिम्फेटिक सिस्टम पूरे बॉडी के अंदर, वो इस सारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड को फिर से क्या करेगा? सबको पिक करेगा और वापस इसको जो है मेजर वेन्स के अंदर डाल देगा, मेजर वेन्स के अंदर डाल देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लिम्फ का जो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि यह एक्सचेंज करने में मदद करता है, एक्सचेंज ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स के भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सचेंज ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि लिम्फ के अंदर मौजूद होता है लिम्फोसाइट, और ये जो लिम्फोसाइट होते हैं ये बॉडी के अंदर इम्यूनिटी रिएक्शंस को प्रोड्यूस करते हैं। बॉडी के अंदर इनका काम होता है इम्यूनिटी रिएक्शंस प्रोड्यूस करना। इम्यूनिटी रिएक्शंस का मतलब क्या हुआ? ये एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट करेंगे और ये एंटीबॉडी जो होता है वो न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म करेगा एंटीजेंस को। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी डेवलपमेंट या एंटीबॉडी डेवलपमेंट, लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है कुछ मेजर फंक्शंस हो गया लिम्फ का। ओके, तो हमने जनरली प्लाज्मा के बारे में स्टडी कर लिया और हमने देख लिया है सॉलिड कॉर्पसल्स को भी, हमने देख लिया है प्लेटलेट्स के बारे में भी, कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन मौजूद था
प्लाज्मा के अंदर, उसके बारे में भी हमने जो है वो स्टडी कर ली है। अब ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक यहाँ देखेंगे वो है सर्कुलेटरी पाथवे। ब्लड किस तरीके से मूव करेगा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म के केस में। सर्कुलेटरी पाथवे दो टाइप का होता है। फर्स्ट जो सर्कुलेटरी पाथवे का टाइप है वो है ओपन टाइप। ओपन टाइप का जो सर्कुलेटरी पाथवे होता है वो देखा जाता है इन द केस ऑफ मोलस्का। मोलस्का के बारे में आपको आइडिया होगा। मोलस्का जो है वो एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक मेराइन इंडिविजुअल्स होते हैं, पानी के अंदर पाए जाने वाले, जैसे कि पाइला हो गया, सीपिया हो गया, स्नेल है, तो वो सारा जो है मोलस्का ग्रुप में सॉफ्ट बॉडी वाले इंडिविजुअल होते हैं। और आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा मतलब इस ग्रुप के अंदर आपको इंसेक्ट्स नजर आएगा, इंसेक्ट्स। तो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा दोनों ही केसेस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि ब्लड जब पंप होगा हार्ट से, ब्लड को जब पंप किया जाएगा हार्ट से, तो वह ओपन स्पेसेस में चला जाएगा, खाली स्पेसेस, इंटरस्टियल स्पेस जिसको कहते हैं, टिश्यू स्पेस। और इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है साइनस। तो जब ब्लड को पंप किया गया तो ओपन स्पेसेस साइनस के अंदर ब्लड जो है वो पहुंच गया है। कोई यहाँ पर एक कोई स्पेसिफिक पाथवे नहीं है, कोई ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी कोई सिस्टम यहाँ इन्वॉल्व नहीं, बस ब्लड को पंप किया और वो जहाँ उसको जगह मिला ओपन स्पेसेस साइनस के अंदर पहुँच गया। लेकिन जब हम लोग क्लोज टाइप की बात करते हैं, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की जब बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एनालिडा, अर्थवॉर्म वाला जो है, अर्थवॉर्म वाला जो ग्रुप है, जिसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बॉडी के बाहर आपको जो है एक फिक्स्ड इंटरवल पर जो है बॉडी पार्टीशनड होता है, एक्सटर्नली पार्टीशनड होता है, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनके अंदर मौजूद होता है एनालिडा के अंदर। तो एनालिडा के पास और कॉर्डेटा के पास, इन दोनों के पास जो है, कॉर्डेट्स के पास क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पर क्या मतलब है कि जब आप ब्लड को पंप करेंगे तो ब्लड जो है स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स के थ्रू पास करेगा, यहाँ पर वो ओपन स्पेसेस के अंदर नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा एडवांस टाइप का ये हो गया। अच्छा, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में देखें किस प्रकार का पाथवे है। जैसे कि आप देखिए फिश के केस में, फिश पीसेस जिसको बोलते हैं, फिश के केस में जो है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है। 2 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या हुआ, एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है, सिंगल ऑरिकल एंड सिंगल वेंट्रिकल मौजूद है, 2 चैम्बर्ड हार्ट। ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड जो फिश के केस में होता है वो गिल्स के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स की। एम्फीबिया प्लस रेप्टाइल्स, एम्फीबिया प्लस रेप्टाइल के केस में जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर्ड हार्ट है मतलब ये क्या हो गया, 2 ऑरिकल है, 2 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल। मतलब ऑरिकल जो ऊपर वाला चैम्बर है इसकी संख्या 2 है, लेकिन वेंट्रिकल की संख्या 1 ही है। एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में मोस्ट ऑफ द के पास, ऑलमोस्ट सबके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट ही है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के केस में आपको जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के केस में 4 चैम्बर का हार्ट आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल जो है वो नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि एम्फीबिया और रेप्टाइल के अंदर अगर 2 ऑरिकल है तो ऑरिकल जो है वह तो अलग अलग है, चैम्बर में है, तो वहाँ पर तो ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी। लेकिन जब ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल के अंदर जाएगा तो वेंट्रिकल का तो एक ही चैम्बर मौजूद है, तो वहाँ पे वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स करते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स करेगा, हार्ट की जो इफिशियंसी एडवांसमेंट है वो कम हो जाती है। और वो जो है फुल्ली एडवांस्ड आपको केस नज़र आएगा इन द केस ऑफ बर्ड एंड मैमल, बर्ड्स एंड मैमल, और इनफैक्ट क्रोकोडाइल तो है ही,
क्रोकोडाइल एक्चुअली रेप्टिलिया ग्रुप में आता है, लेकिन उसके पास 4 चैम्बर हार्ट। अब बर्ड एंड मैमल के केस में अगर आप देखें, बर्ड एंड मैमल के केस में, तो यहाँ पर आपको 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट। 4 चैम्बर हार्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 ऑरिकल है और 2 वेंट्रिकल है, 2 वेंट्रिकल। तो यहाँ पर क्या मिक्सिंग होगी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की? बिल्कुल कोई मिक्सिंग नहीं होगी, क्योंकि चारों चैम्बर जो है वो प्रोमिनेंट है इसके पास। जब चारों चैम्बर प्रोमिनेंट है, ऑरिकल वेंट्रिकल सेपरेटेड है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच का मिक्सिंग आपको नजर नहीं आता है। ओके, तो हमने सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में समझ लिया और हमको समझ में आ चुका है ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी हमको समझ में आया। हमने देखा कि फिश के केस में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया के केस में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ क्रोकोडाइल, वहाँ पे आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट नजर आता है। और बर्ड और मैमल के केस में भी आपको जो है 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट नजर आता है। तो ये चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, वो अब हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और हार्ट के पंपिंग एक्शंस के बारे में भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। हार्ट, हार्ट सबसे पहला वर्ड जो है हार्ट में हम ये जानेंगे, एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट एक मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। ध्यान से सुनेंगे, मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन का मतलब ये हुआ कि जब भी ग्रोथ होता है इंडिविजुअल का, जब कोई भी इंडिविजुअल अपने जेस्टेशन पीरियड में होता है, जेस्टेशन पीरियड का मतलब जब वो अपने मदर के वोम्ब के अंदर, अपने माँ के गर्भ में जब उसका ग्रोथ होता है, तो गैस्ट्रुला का डेवलपमेंट होता है। जाइगोट पहले बना, फिर ब्लास्टुला होगा, फिर गैस्ट्रुला होगा। तो गैस्ट्रुला के अंदर जो है, आप पढ़ेंगे इसको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर, आगे जो हमारा चैप्टर आएगा, तो वहाँ पे 3 लेयर पाया जाता है। बाहरी लेयर को जो है एक्टोडर्म कहते हैं, बीच वाले लेयर को मीजोडर्म कहते हैं, अंदर वाले लेयर को इंडोडर्म बोलते हैं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। तो ये जो बीच वाला लेयर है मीजोडर्म, इसको हम इन तीनों ही लेयर्स को एम्ब्रायनिक लेयर के नाम से जानते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो के डाइवर्स बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो बीच वाला मीजोडर्म है लेयर, उसी से हार्ट का डेवलपमेंट है। तो हार्ट इज ए मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है थोरेसिक कैविटी के अंदर। थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का मतलब क्या हुआ? कौन सा कैविटी? ये जहाँ से आप सांस ले रहे हैं, ये वाला हिस्सा, आपके चेस्ट वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? थोरेसिक कैविटी कहलाएगा। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद है। कहाँ पाया जाता है? बिटवीन द 2 लंग्स, बिटवीन द 2 लंग्स। कहाँ पे? कार्डियक नॉच के अंदर। एक हार्ट के लिए स्पेसिफिक पोजीशन होता है, कार्डियक नॉच, लंग्स के बीच में, वहाँ पाया जाता है। और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जो है ये झुका हुआ होता है, स्लाइटली टिल्टेड, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ है, स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट। ये पहला ऑटो इंट्रोडक्टरी पॉइंट है हार्ट के बारे में। एक बात यहां पर और बता दें, हार्ट जो होता है वह ऑटो एक्साइटेबल होता है। ऑटो एक्साइटेबल मतलब इसको एक्साइट नहीं करने की जरूरत है, बाहर से कोई पार्टिकुलर कुछ ऐसा स्टिमुला या कुछ ऐसा प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद एक्साइटेबल हो जाता है, एक्साइटेबल होता है और फिर वो पंप भी करता है ब्लड को। तो ऑटो एक्साइटेबल नेचर इसलिए होता है बिकॉज हार्ट के अंदर नोडल टिश्यूज पाए जाते हैं, नोडल टिश्यूज। और ये नोडल टिश्यूज जो है अपने आप ही एक्शन पोटेंशियल्स का डेवलपमेंट कर देते हैं। एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल का मतलब वह स्टिमुलाई जो कि हार्ट को पंप करने के लिए इनिशिएटेड होता है। तो ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है नोडल टिश्यू। तो जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो हार्ट जो है अपना फंक्शन शुरू कर देता है पंपिंग का। इसी नेचर को हम लोग ऑटो एक्साइटेबल नेचर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं चेंबर्स की।
तो हार्ट के पास 4 चैम्बर मौजूद है, 4 चैम्बर। 4 चैम्बर में 2 ऑरिकल है ऊपर की तरफ, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। मान लीजिए कि अगर हम थोड़ा सा एक स्कीमेटिक बताएंगे फिर डायग्राम के थ्रू भी, जरा इसको देखिए पहले। मान लीजिए कि हार्ट का 4 चैम्बर है, बस ऐसे, ये 4 चैम्बर मान लीजिए हार्ट का। तो ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा राइट ऑरिकल, ये कहलाएगा लेफ्ट ऑरिकल। तो इससे हमको ये पता चला कि ऊपर की तरफ जो दोनों चैम्बर है वो कौन सा चैम्बर है, ऑरिकल वाला चैम्बर। और नीचे की तरफ जो 2 चैम्बर है ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऊपर वाला दोनों चैम्बर हो गया ऑरिकल और नीचे वाला दोनों चैम्बर क्या हो गया, वेंट्रिकल। अब ऑरिकल अगर आपस में, ये वाल है जो कि दोनों राइट और लेफ्ट ऑरिकल को आपस में डिफ्रेंशिएट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो ये जब ऑरिकल के बीच का जो सेपरेशन है इसको हम लोग कहते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टा। सेप्टा का मतलब पार्टीशन। और वेंट्रिकल के बीच का जो गैप है इसको हम लोग बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। तो ऑरिकल के बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टा और वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। और ये जो है, ये जो पार्टीशन है जो कि ऑरिकल और वेंट्रिकल को अलग अलग कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। क्योंकि यह ऑरिकल और वेंट्रिकुलर के बीच का सेप्टा है, इसीलिए कहला रहा है क्या, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। 2 ऑरिकल के बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टा, 2 वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। और ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का जो है जो पार्टीशन है उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। अब एक बात यहां पर और हम लोग सीखें, ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है वो लंग्स तक जाता है, लंग्स तक जाता है। लंग्स से फिर ये लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की मदद से यह पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सिंपल तरीका है। तो जब ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है तो यहां पर मौजूद होता है एक वाल्व जो कि ब्लड को सिर्फ ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाने देता है, लेकिन ब्लड अगर वेंट्रिकल से ऑरिकल में बैकफ्लो करना चाहे तो यह इसको रोक देता है। तो ये जो यहां पर वाल्व मौजूद है इस वाल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो यहां पर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो गैप है, जो वाल्व है जो कि ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ला रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड लेफ्ट ऑरिकल की तरफ बैकफ्लो करना चाहता है और उसको वो रोक रहा है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों इसको बोले, क्योंकि यहां पर 3 मस्कुलर कस्प होता है, 3 मस्कुलर कस्प, 3 मस्कुलर कस्प का, मसल का बना हुआ कस्प जो होता है वो 3 जब होता है तब वो ट्राइकस्पिड कहलाएगा, और बाइकस्पिड में जो है 2 मस्कुलर कस्प होगा, 2 मस्कुलर कस्प होगा यहाँ। तो अगर हमको आपके लेवल पर अगर सिंपली अगर पूछा जाए कि किस तरीके से डबल सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट के अंदर में, तो सिंपल आपको बताना है कि बॉडी के अपर हिस्से और लोअर हिस्से से सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, जरा समझाएं इसको हम। बॉडी के अपर हिस्से से और बॉडी के लोअर हिस्से से, दोनों ही हिस्से से वेना केवा के द्वारा, वेना केवा, यहां भी वेना केवा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अपर बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना केवा, लोअर बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना केवा।
दोनों ही ब्लड को राइट ऑरिकल में पहुंचा रहा है। राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करके ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल के अंदर पहुंच रहा है। पल्मोनरी आर्टरी जो है उसको लेकर के लंग्स में लेके जा रहा है। लंग्स के अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। प्यूरिफिकेशन कहने का मतलब ये हुआ कि ब्लड में ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को बढ़ाना है और कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को कम करना है। तो जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होगा तो ब्लड जो होगा वो ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई हुआ। तो प्यूरिफाइड लंग्स कर देगा, फिर उसको जो है पल्मोनरी वेन की मदद से लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचा दिया जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। रास्ते में इसको बाइकस्पिड वाल्व मिलेगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो दीवार होता है वो बहुत ज़्यादा स्पंजी एंड मस्कुलर होता है। वैसे वेंट्रिकल का जो वाल होता है वो ऑरिकल से हमेशा ज़्यादा थिक, स्पंजी एंड मस्कुलर तो है ही, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल का वाल है ये बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर स्पंजी होता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेगा। तो जब बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेगा तो ब्लड को कहाँ पहुँचा देगा? एओर्टा के अंदर। और एओर्टा से जो है ब्लड होल बॉडी के अंदर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, तो सिंपल दिमाग में देखिए इस तरीके से एक सिंपल फ्रेम मैं ये बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए सिंपल किस तरीके से वर्क होता है। आप 4 चैम्बर ड्रॉ करें। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड पहुंचा राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से वो ट्राइकस्पिड वाल्व की मदद से पहुंच गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए पहुंचा लंग्स में। कौन लेकर के गया? पल्मोनरी आर्टरी लेकर के गया। पल्मोनरी आर्टरी ने पहुंचा दिया इसको लंग्स तक। लंग्स में जो है ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ, मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम हो गया। और फिर वो ब्लड आपका पल्मोनरी वेन की मदद से पहुंच गया लेफ्ट ऑरिकल में। फिर उसने बाइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करके वो पहुंच गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में पहले आया, फिर वो पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करके, और फिर यहां से एओर्टा की मदद से होल बॉडी में जो है वो आर्च ऑफ एओर्टा की मदद से या होल बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ओके, ये तो हमारा सिंपल जो है वो डबल सर्कुलेशन का जो है मैंने एक खाका आपको खींच के बताया। एक बात और जानना है कि हार्ट जो होता है ये 2 मेम्ब्रेनस वॉल से घिरा हुआ होता है। 2 मेम्ब्रेनस वॉल, और ये जो 2 मेम्ब्रेनस वॉल है इसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम का 2 वॉल जो है डबल मेम्ब्रेन वॉल, 2 मेम्ब्रेन वॉल पेरिकार्डियम का वो हार्ट के चारों तरफ मौजूद होता है। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। आ रही बात समझ में? अब थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ें। अब हम लोग जो है जब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा जो है कुछ और इम्पोर्टेंट, इस डायग्राम को जरा देखिए बच्चे, थोड़ा और सिंपल इसमें कुछ एस्पेक्ट्स को हम जोड़ें। जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए मैंने बताया ये वाला हिस्सा कहलाएगा, ये जो हिस्सा है ये राइट वाला हिस्सा है और वो वाला हिस्सा जो है लेफ्ट वाला हिस्सा है। ये कहलाएगा राइट वेंट्रिकल क्योंकि नीचे वाला चैम्बर है। ये कहलाएगा राइट ऑरिकल। ये हो गया राइट ऑरिकल और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। उसी तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल, और ये हमारा कहलाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, ऊपर की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ यहाँ पर जो है आर्टरीज जो है वो नजर आएगा। जैसे कि ऊपर की तरफ ये देखिए बच्चे, यहाँ पर जो है डाइकोटोमस टाइप का जो आर्टरी यहाँ मौजूद है, बिल्कुल 2 पार्ट्स में
पार्टीशन्ड, इसको हम लोग ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी बोलते हैं, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। यह मतलब ये कहने का कि बॉडी के डाइवर्स पार्ट में जो है ब्लड का मूवमेंट किस तरीके से है। तो ऊपर की तरफ आपको जो ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग टाइप का जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। इसके बाद ये वाला जो है राइट में, आप ये मान लीजिए कि ये 1 और 2, तो इसको बोलते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर जो है दिस इज कॉल्ड कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और 2 नंबर पर जो होता है वो सब क्लेवियन आर्टरी होता है। सब क्लेवियन आर्टरी जो होता है बॉडी के अपर पार्ट्स की तरफ जो है वो ब्लड के मूवमेंट के लिए है। तो सब क्लेवियन आर्टरी आपका जो है वो ये है, और ये है आपका डाइकोटोमस वाला जो है ये ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। एओर्टा का जो ऊपर की तरफ इंक्लिनेशन है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहां पर देखिए एओर्टा का इंक्लिनेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, ये हमारा सेक्शन कहलाएगा आर्च, मतलब यहां से जो है बाइफर्केशन स्टार्ट हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, मतलब एक ट्विस्ट आ रहा है आर्टरी एओर्टा के अंदर, दिस इज कॉल्ड आर्च ऑफ एओर्टा। ओके, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा दोनों को जो है एक कनेक्टिव टिश्यू का बैंड आपस में जोड़ता है। ये जो है पल्मोनरी आर्टरी का जो हिस्सा है ये, और जो आर्च ऑफ एओर्टा है, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू का सीथ जो है यहाँ पर वर्क करता है, जिसको हम लोग लिगामेंटम आर्टरियोसम के नाम से जानते हैं। लिगामेंटम आर्टरियोसम, ये दोनों जो है कनेक्शन की तरह ये काम कर रहा है। साइड में आपको 2 पल्मोनरी वेन नजर आएगा, ये बड़ा सा जो है ये पल्मोनरी आर्टरी नजर आएगा। पल्मोनरी आर्टरी क्यों इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं बच्चे कि ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जो है वो लंग्स की तरफ जाएगा। और पल्मोनरी वेन्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यह ब्लड को जो है लंग्स से लाएगा कहाँ पे, पहले लेफ्ट ऑरिकल में, फिर ये आगे चल करके जो है ये पहुंच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस जो होता है वो हार्ट के डाइवर्स एरिया को स्पेसिफाई कर देता है कि यहाँ पर ये वर्क होना है, वहाँ पर ये वर्क होना है। तो ये जो डाइवर्स फंक्शन के डाइवर्स पार्ट जो है जो असाइंड किया जाता है हार्ट को, वो हम लोग सल्कस के रूप में देख रहे हैं, सल्कस के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आपको जो है राइट पल्मोनरी आर्टरी नजर आएगा, ये आपका जो है वेना केवा वाला हिस्सा है। ऊपर की तरफ मैंने बताया था कि अपर बॉडी पार्ट से जब ब्लड राइट ऑरिकल की तरफ आएगा तो सुपीरियर वेना केवा की मदद से आएगा, नीचे वाले पार्ट से जब वो ब्लड जाएगा तो उसको हम लोग इन्फीरियर वेना केवा की मदद से, आप इसको देख सकते हैं अंदर की तरफ जा रहा है। एक पार्टिकुलर फंक्शन साइड स्पेसिफाई करने के लिए जो एक पार्ट को जो अलग किया जाएगा, एक पार्ट को जो अलग से सबऑर्डिनेट किया जाएगा, वो वर्क जो है वो सल्कस के द्वारा कर लिया जाता है। यहाँ से एओर्टा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसको असेंडिंग एओर्टा बोल रहे हैं। यहाँ पर भी आपको जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर ये आपका लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, तो इधर वाला जो होगा राइट सबक्लेवियन आर्टरी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हार्ट का जो है फंक्शन के हिसाब से इसने अपना पार्टीशन किया हुआ है। ब्लड के फ्लो को कमांड करने के लिए इसके पास एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब हर जो ब्लड वेसल है उसका अपना एक पार्टिकुलर जो है मूवमेंट है, एक ओरिएंटेशन है, और उसी हिसाब से ब्लड को लेकर के जो है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। ओके, अब हम यहाँ पर आपको एक चीज़ बताएं। मान लीजिए आप इस वाले एरिया को देखिए, ये वाला एरिया जो है आपका, तो ये एरिया जो आपका है ये क्या कहेंगे आप इस एरिया को? इस एरिया को आप कहेंगे राइट ऑरिकल। ये वाला जो एरिया है ये हमारा हो जाएगा राइट ऑरिकल वाला एरिया है ये हमारा। तो ये जो राइट ऑरिकल वाला एरिया है इसमें इसके अपर राइट कॉर्नर पर और यहाँ पर लोअर कॉर्नर पर मान लीजिए 1 और ये 2, तो ये जो राइट ऑरिकल का अपर 1 कॉर्नर और ये लोअर कॉर्नर जो है राइट ऑरिकल का ही बिलो वाला जो लोअर कॉर्नर है, जैसे मान लीजिए 1 नंबर पर जो राइट अपर कॉर्नर है वहां पर नोडल टिश्यू पाए जाते हैं, ऑटो एक्साइटेबल नेचर वाले नोडल टिश्यू पाए जाते हैं। ये जो नोडल टिश्यू है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैन बोलेंगे, सैन बोलते हैं। क्या मतलब हुआ सैन का? साइनो एट्रियल नोड, ये आपका कहलाएगा साइनो एट्रियल नोड। 1 नंबर वाला जो है ये हो गया साइनो एट्रियल नोड, सैन हो गया ये, और ये हो जाएगा एवियन। अब 2 नंबर पर जो मौजूद है नोडल टिश्यू, 2 नंबर पर उसको बोलते हैं एवियन। क्या मतलब है एवियन का? इसका मतलब होगा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो 2 नोडल टिश्यू का पैच जो है आपको नजर आ रहा है राइट ऑरिकल के अंदर, एक यहाँ
अपर राइट कॉर्नर और एक लोअर लेफ्ट कॉर्नर में साइनोएट्रियल नॉड 1 नंबर पे और एट्रियोवेंट्रिकुलर नॉड 2 नंबर पे। दोनों ही नोडल टिश्यूज हैं, दोनों एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि साइनोएट्रियल नॉड जो होता है इसको हम लोग पेसमेकर भी बोलते हैं। पेसमेकर क्यों बोलते हैं पेसमेकर? साइनोएट्रियल नॉड का नाम क्यों पड़ गया पेसमेकर? क्योंकि यह जनरेट कर सकता है एक्शन पोटेंशियल को, यह जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को। एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने का मतलब क्या हुआ? या स्टिमुलाई जनरेट कर सकता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर सकता है जो कि हार्ट को पंप करने के लिए सूचना देगा, जनरेट एक्शन पोटेंशियल। और ये एक्शन पोटेंशियल लगभग जो है 70 से 72 पर मिनट ये प्रोड्यूस कर सकता है साइनोएट्रियल नॉड, जिसको हम लोग पेसमेकर के नाम से भी जान रहे हैं। और ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नॉड है यहां पर जो मौजूद है एवीएन, ये कहां पर मौजूद है? ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टा के पास मौजूद है। ये जो एवीएन है आपका, ये कहां मौजूद है? ये मौजूद है इंटर, मैंने पहले ही बताया कि दो ऑरिकल के बीच में जो पार्टीशन है उसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टा बोलते हैं। तो ये जो आपका एवीएन है यह इंटर ऑरिकुलर सेप्टा के पास मौजूद है और ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा और जहां से आपका वेंट्रिकल, सुविधा के लिए हम इस तरह से पार्टीशन बना रहे हैं, ये पहुंच जाएगा एट द टिप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। ये जो है पहुंच जाएगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा के टिप के पास और यहां पे यह लेफ्ट प्लस राइट बंडल में डिवाइड हो जाता है, डिवाइड कर जाएगा। और सिर्फ डिवाइड ही नहीं करेगा एवीएन, यह क्या करेगा? यह माइन्यूट फाइबर्स को जनरेट कर देगा। माइन्यूट फाइबर्स को यह जनरेट करेगा और ये जो माइन्यूट फाइबर्स को जनरेट करता है, इस माइन्यूट फाइबर को पुरकिंजी फाइबर के नाम से जानते हैं, पुरकिंजी फाइबर्स। तो पुरकिंजी फाइबर्स जो है वो फाइबर्स हैं जो तब डेवलप होंगे जब एट्रियोवेंट्रिकुलर नॉड एवीएन, जो कि एक नोडल पैच है राइट ऑरिकल का, वो इंटर ऑरिकुलर सेप्टा को क्रॉस करते हुए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के टिप पर पहुंचा और वहां जाकर के राइट एंड लेफ्ट बंडल के रूप में जो है ये डिवाइड कर गया। और डिवाइड करने के बाद इसने माइन्यूट फाइबर्स को जनरेट किया, पतले पतले माइन्यूट नोडल फाइबर्स। वो नोडल फाइबर्स जो है यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है नोडल फाइबर्स का डेवलपमेंट होगा, नोडल फाइबर्स का डेवलपमेंट ये कर रहा है। और ये नोडल फाइबर्स जो है पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में, पूरे वेंट्रिकल्स में ये फैल जाएंगे और जब ये माइन्यूट फाइबर्स पूरे वेंट्रिकल के अंदर फैलेंगे तब उसको हम लोग पुरकिंजी फाइबर्स बोलेंगे। और ये पुरकिंजी फाइबर जब राइट और लेफ्ट बंडल के साथ मिलता है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ नोडल फाइबर के साथ जब मिलता है तब इसका नाम हो जाता है बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। ध्यान से समझिए बच्चे, फिर से बता दूं इसको। राइट ऑरिकल के पास दो नोडल पैच है, साइनोएट्रियल नॉड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नॉड। साइनोएट्रियल नॉड ने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया, हार्ट को पंप करना स्टार्ट करवाने के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स की जरूरत होती है वो इसने प्रोड्यूस कर दिया। जबकि एट्रियोवेंट्रिकुलर नॉड जो है ये भी एक नोडल पैच है, ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टा से निकल करके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, वेंट्रिकुलर सेप्टा के टिप पर पहुंचता है। वहाँ जाने के बाद ये राइट एंड लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाता है और वहीं पर ये माइन्यूट फाइबर्स का डेवलपमेंट करता है। कौन सा माइन्यूट फाइबर? नोडल माइन्यूट फाइबर्स। वो नोडल टिश्यू जो कि ऑटो एक्साइटेबल नेचर का है, अपने आप ही एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है ताकि हार्ट को दे सके वो पंपिंग एक्टिविटी करने का काम जो है वो उसको, उसके लिए पंपिंग एक्टिविटी के काम के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जरूरत है वो उसको प्रोवाइड कर सके। तो नोडल फाइबर्स यहाँ पर जो हैं, ये नोडल फाइबर जो हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल में डिवाइड होंगे और यहाँ पर जो कुछ माइन्यूट नोडल फाइबर्स जो हैं वो पूरा जो है वेंट्रिकल्स के अंदर फैल जाएगा। और जब ये नोडल फाइबर राइट एंड लेफ्ट बंडल के साथ जुड़ जाते हैं तब उस स्ट्रक्चर को हम लोग बंडल ऑफ हिस के नाम से कहते हैं। तो अब बंडल ऑफ हिस का क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ठीक है ये बंडल ऑफ हिस तो बन गया, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इसका इंपॉर्टेंस है कि जो एक्शन पोटेंशियल साइनोएट्रियल नॉड के पास से डेवलप हुआ इसके ऑटो एक्साइटेबल या पेसमेकर नेचर के कारण,
वह ऑरिकिल तक ही ना रुक जाए, वह पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में भी फैले। बिकॉज हम देख रहे हैं कि वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर से जब ब्लड निकलेगा, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि वेंट्रिकुलर, जैसे राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला तो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो वहां पर सेमी ल्यूनार वाल्व्स काम करता है, सेमी ल्यूनार वाल्व्स। और जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलेगा और वो पूरे बॉडी में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वहां पर भी सेमी ल्यूनार वाल्व्स को ओपन होना पड़ेगा, तभी एओर्टा में जाकर के वो पूरे बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि बॉडी के अंदर और लंग्स तक पहुंचाने के लिए जो मेन पंपिंग एक्शन है वो वेंट्रिकल्स के द्वारा किया जा रहा है। ऑरिकल सिर्फ एक माध्यम है जो कि ब्लड को वेंट्रिकल तक पहुंचा रहा है। तो जब सारा खेल इसी का है, वेंट्रिकल का, तो वेंट्रिकल तक तो एक्शन पोटेंशियल को पहुंचना जरूरी है। और ये कौन पहुंचा रहा है? यह पहुंचा रहा है एवीएन। किसका एक्शन पोटेंशियल? साइनोएट्रियल नोड का एक्शन पोटेंशियल। और पहुंचाने के लिए किसको यूज कर रहा है? यह यूज कर रहा है पुरकिंजी फाइबर्स को और बंडल ऑफ हिस को। बंडल ऑफ हिस वो स्पेसिफिक नोडल फाइबर का बंडल है जो कि उस पूरे एक्शन पोटेंशियल को पूरे वेंट्रिकल के अंदर जो है आसानी के साथ पहुंचा दे रहा है, जिसके कारण हार्ट का जो है ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में सिस्टोल और डायस्टोल का खेल भी चलेगा। डायस्टोल का मतलब हार्ट रिलैक्स्ड कंडीशन में है, सिस्टोल का मतलब हार्ट जो है वो पंपिंग एक्टिविटी कर रहा है। तो ये सब कुछ करने के लिए बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजी फाइबर दोनों की आवश्यकता है। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा प्रोसीजर हो गया और डाइवर्स पार्ट जो हो गया वो मैंने भी आपको जस्ट बताया। ठीक, अब जो है थोड़ा सा कार्डियक साइकिल के बारे में आपको बताते हैं। अब जरा हम आपको कार्डियक साइकिल के बारे में बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। कार्डियक साइकिल में क्या है कि सबसे पहले जो दोनों ऑरिकल है, टू ऑरिकल, दोनों ऊपर वाला जो चेंबर ऑरिकल का है और दो वेंट्रिकल का चेंबर, तो दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल जो है यह रहता है ज्वाइंट डायस्टोल में। ज्वाइंट डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब क्या हुआ? रिलैक्स। चारों चैम्बर जो है आपका अभी ज्वाइंट डायस्टोल में, अभी कोई एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके बाद क्या होगा कि साइनोएट्रियल नोड जो है सेंड या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देगा, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर दिया, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। जिस समय यह एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर रहा होता है उस समय आपका जो है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड भाल्व, मतलब वो भाल्व जो कि राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड को पहुंचाता है, ये दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड भाल्व जो होता है यह ओपन कंडीशन में होता है। तो जब ओपन कंडीशन में होगा तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा ब्लड जो है इसके अंदर आएगा। सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल के अंदर पहुंचेगा। तो राइट ऑरिकल के अंदर ब्लड आ रहा है और साइनोएट्रियल नोड ने जो है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर दिया। जब ऐसा होगा तो आपका ऑरिकल जो है वह चला जाएगा सिस्टोल में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा आपका ऑरिकल। दो घटना हुआ, एक तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड भाल्व ओपन था तो ब्लड जो है वेना केवा की मदद से इंटर कर गया राइट ऑरिकल के अंदर, फिर वहां से वो राइट वेंट्रिकल की तरफ जाने का प्रयास करना शुरू करेगा। तो ये तो वाल्व जो है ओपन है, ब्लड जो है मूवमेंट करना शुरू कर दिया और उसी समय साइनोएट्रियल नोड ने एक्शन पोटेंशियल को भी जनरेट कर दिया है, मतलब इसको स्टिमुलाई भी मिल गया और ब्लड भी मिल गया। तो ये तुरंत किस में चला जाएगा? सिस्टोल में चला जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जैसे ही ऑरिकुलर सिस्टोल होगा ब्लड का फ्लो 30% इंक्रीज कर जाएगा, 30% इंक्रीज कर जाएगा ब्लड का प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होगा वो 30% इंक्रीज कर जाएगा, किस में? वेंट्रिकल्स में, क्योंकि अब ऑरिकल से जो है ब्लड तेजी से वेंट्रिकल की तरफ मूव कर रहा है तो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ज़्यादा जाने लगेगा, 30% ब्लड प्रेशर वेंट्रिकल का भी इंक्रीज करेगा।
जब ऐसा होगा तो अब जो आपका वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल अब आपका चला जाएगा सिस्टोल में, और जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल में जाएगा बिल्कुल इसी के साथ साथ जो है आपका ऑरिकल जो होगा वो तुरंत आ जाएगा डायस्टोल में। मतलब यहां पर वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया और ऑरिकल आपका जो है रिलैक्स हो जाएगा, तुरंत दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, एक साथ दोनों घटनाएं होंगी। अब जब वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल बढ़ा, मतलब प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो अब रास्ता किसका खुलना जरूरी है, क्योंकि अब ब्लड अगर वेंट्रिकल में है और वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो सबसे पहले तो डाइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा। प्रेशर जैसे ही वेंट्रिकल का इंक्रीज होगा, यहां पर जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है ये दोनों वाल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जैसे ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हुआ, अब ब्लड को वेंट्रिकल से कहां जाना है, पल्मोनरी आर्टरी में जाना है और ब्लड को जाना है एओर्टा में। तो जब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जाना है तो वाल्व के थ्रू जाएगा, और उस वाल्व का नाम है सेमी ल्यूनार वाल्व। सेमी ल्यूनार वाल्व, सेमी ल्यूनार वाल्व वह वाल्व होता है जो कि ब्लड को, जब ब्लड वेंट्रिकल से निकल करके पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी में जाए मतलब टारगेट उसका पहुंचना है लंग्स, और एओर्टा में अगर जा रहा है इसका मतलब टारगेट है पूरे बॉडी में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होना। तो जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, आपका जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है वो बंद हो जाएगा और सेमी ल्यूनार वाल्व जो है आपका ओपन हो गया। ब्लड को आर्टरी और एओर्टा के अंदर जाना है। तो जैसे ही ये घटना हुई तो हम कह सकते हैं कि सेमी ल्यूनार वाल्व जो होगा वो ओपन हो जाएगा। सेमी ल्यूनार वाल्व ये ओपन हो गया। सेमी ल्यूनार वाल्व ओपन हुआ, तो जब सेमी ल्यूनार वाल्व आपका ओपन हो गया तो अब ब्लड जो है तेजी से पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा की तरफ जाना शुरू करेगा। अब वेंट्रिकल के अंदर से ब्लड का कंसंट्रेशन कम होना शुरू हुआ, मतलब प्रेशर डिप करने लगेगा, प्रेशर जो है वो कम होने लगेगा। प्रेशर जैसे ही कम होने लगेगा, धीरे धीरे सेमी ल्यूनार वाल्व्स जो होंगे, जो ओपन हो गए थे और ब्लड को लेकर के जा रहे हैं, उनके अंदर भी प्रेशर कम होना शुरू होगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स जो होगा उनका प्रेशर अब कम हो रहा है। तो धीरे धीरे आगे चल करके सेमी ल्यूनार वाल्व जो पहले ओपन हुआ था, यही सेमी ल्यूनार वाल्व धीरे धीरे अब जो है, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होने लगेगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर जब कम होगा, रिड्यूस होगा, तो यही सेमी ल्यूनार वाल्व जो होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। और जैसे ही सेमी ल्यूनार वाल्व आपका क्लोज्ड हुआ, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ओपन। तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आपका जैसे ही ओपन हुआ, फिर से साइकिल आपका स्टार्ट हो गया, क्योंकि धीरे धीरे आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है, और फिर आपका जो है सेमी ल्यूनार वाल्व्स भी क्लोज हो रहा है। तो जब सेमी ल्यूनार वाल्व क्लोज हुआ और वेंट्रिकल का जो है, वेंट्रिकल अब धीरे धीरे सिस्टोल से डायस्टोल की तरफ जा रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन से रिलैक्सेशन के फॉर्म में जा रहा है, स्थिति में जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो था, जो बंद हो गया था, क्यों बंद हो गया था, बिकॉज कहीं ब्लड जो है वेंट्रिकल से ऑरिकल में बैक फ्लो ना कर जाए, इसलिए वो बंद हो गया था। जब वो बंद हो गया तो फिर सब खुलेगा, क्योंकि जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है, मतलब वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो अब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो होगा वो खुल जाएगा और सेमी ल्यूनार वाल्व जो होगा वो बंद हो जाएगा। ये जो पूरा प्रोसीजर मैंने अभी आपको बताया, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और कार्डियक साइकिल में को होने में लगभग 0.8 सेकेंड का वक्त लगता है, सिर्फ 0.8 सेकेंड, मतलब 1 मिनट के अंदर कितनी ही बार जो है ये कार्डियक साइकिल जो है परफॉर्म हो जाता है। एक बात और यहां बता दें, हार्ट साउंड्स के बारे में आपको एक चीज बताते हैं। हार्ट, जब भी आप किसी इंडिविजुअल के हार्ट को स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं, तो जब आप स्टेथोस्कोप से चेक करिएगा किसी भी हार्ट के इंडिविजुअल को, तो ये 2 साउंड प्रोड्यूस करता है। एक को बोलते हैं लब। अब ये लब साउंड क्या है, लब का मतलब ये हुआ कि आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है बंद हो रहा है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, ये फर्स्ट हार्ट साउंड है, लब। और दूसरा जो हार्ट साउंड है उसको बोलते हैं डब, लब डब। तो डब का मतलब क्या हुआ, यहां पर पहले ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो रहा था। क्यों बंद हो रहा था बच्चे, क्योंकि वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, इसीलिए इसको बंद होना पड़ा, क्योंकि ब्लड कहीं वेंट्रिकल से ऑरिकल में बैकफ्लो ना कर जाए।
और जब दूसरा होगा डब, तो यहां पर क्या होगा, अब क्या बंद हो रहा है, अब हो रहा है बंद सेमीलुनार वाल्व्स, क्लोज्योर ऑफ सेमीलुनार वाल्व। अब सेमीलुनार वाल्व आपका क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। क्यों बंद हुआ भाई सेमीलुनार वाल्व? सेमीलुनार वाल्व इसलिए बंद हुआ क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब कम होगा तो वेंट्रिकल जो है कम ब्लड को पास ऑन करेगा टुवर्ड्स द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। तो इसलिए जो है इसका बंद होना जरूरी है। तो जब सेमिलुनार वाल्व क्लोज हुआ तो डब साउंड नजर आएगा, सुनाई पड़ेगा, और जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होगा तो लब साउंड जो है जनरेट करेगा। ये आपका जो है ये जो पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया, सिंपल देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले ये होगा कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन था तो बॉडी के अपर पार्ट से सुपीरियर वेना केवा, लोअर पार्ट से इंफीरियर वेना केवा, इसने ब्लड को कहाँ पहुंचा दिया, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में पहुंचा दिया इसने ब्लड को। तो ऑरिकल और जब कार्डियक साइकिल शुरू हुआ तो ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों जो था वो ज्वाइंट डायस्टॉल में है, मतलब बिल्कुल रिलैक्स्ड कंडीशन में है। और जब वो बिल्कुल रिलैक्स्ड कंडीशन में है तो यहां पर किसी प्रकार का एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है। तो यहां पर जैसे ही ब्लड सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से राइट ऑरिकल के अंदर मूव करेगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन होगा। ओपन होगा तो ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर पहुंचेगा। जैसे ही वो राइट वेंट्रिकल के अंदर, मतलब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड पहुंचा, उसी समय जो है साइनोएट्रियल नोड जो है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देगा। एक्शन पोटेंशियल जो होगा बंडल ऑफ हिस और बुर्गिंजी फाइबर की मदद से पूरे ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ आने का प्रयास करेगा। तो पहले जो है ऑरिकल में सिस्टॉल होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ऑरिकल पंप कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा तो वेंट्रिकल की तरफ, तो 30% तक ज्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा वेंट्रिकल के अंदर। अब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का जो है प्रेशर बढ़ रहा है तो वेंट्रिकल धीरे धीरे जो है वो डायस्टॉल से सिस्टॉल की तरफ जाने लगेगा। जैसे ही सिस्टॉल की तरफ मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, अब ब्लड को वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के थ्रू आगे जाना है, तो सेमिलुनार वाल्व खुलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सेमिलुनार वाल्व खुलना शुरू होगा आपका ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व दोनों बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड को जो है बैक पंप ना कर दे कहीं वो वेंट्रिकल से ऑरिकल की तरफ बैक फ्लो ना हो जाए। उसके बाद जब वाल्व खुलेगा तो ब्लड जो है अपने रास्ते में जाएगा, वाल्व सेमिलुनर वाल्व की तरफ की मदद से वो पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा के थ्रू मूव करना शुरू करेगा। धीरे धीरे वेंट्रिकल का प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। वेंट्रिकल का जैसे ही प्रेशर कम होना शुरू हुआ सेमिलुनर वाल्व बंद होने लगेगा। सेमिलुनर वाल्व बंद होना शुरू हुआ और प्रेशर कम होगा धीरे धीरे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा और फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हुआ और कार्डियक साइकिल को लगभग एक साइकिल को 0.8 सेकेंड के अंदर जो है वो कंप्लीट कर दिया गया। ये हमारा जो है कार्डियक साइकिल कहलाता है। ओके, अब यहां पर एक चीज और देखिए बच्चे कि हर एक वेंट्रिकल जो है, ईच वेंट्रिकल पंप्स अराउंड 70 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। हर मिनट जो है हर एक वेंट्रिकल लगभग जो है 70 ml के आसपास ब्लड को पंप करता है। ये 70 ml ऑफ ब्लड, तो ये जो 70 ml ऑफ ब्लड को ये पंप किया, इसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। ये कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब वेंट्रिकल जब स्ट्रोक प्रोड्यूस किया, पंप किया, तो लगभग 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड को जो है वो पंप कर रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि साइनोएट्रियल नोड जो है वो लगभग 1 मिनट में 70 से 72 पर मिनट जो है वह इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस कर रहा है। एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो चाहे बोले, एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट कर रहा है। तो 70 से 72 बार जो है पंप हो रहा है और एक बार पंप करने में लगभग 70 ml ऑफ ब्लड को जो है वो पंप कर रहा है। तो टोटल अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए इसको और इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, लगभग 5000 ml या आप इसको कहते हैं 5 लीटर, 5 लीटर ऑफ ब्लड को जो है पंप किया जा रहा है।
तो ये जो 5 लीटर या 5000 ml ऑफ ब्लड जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक मतलब हार्ट से जुड़ा हुआ बात, आउटपुट का मतलब प्रोसेस के बाद अंत में कितना आपने प्रोडक्ट जनरेट किया। तो वो लगभग जो है 5 लीटर या 5000 ml के आसपास जो है वो ब्लड का 5 ब्लड का डेवलपमेंट जो है पंप किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड एंड द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने डायग्राम भी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कुछ पॉइंट को मैंने कुछ वर्ड को मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। ये वो वर्ड है जब आप 10th में अगर आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड और आपसे पूछे राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्ट, तो उस समय जो है आपको इतना सारा नाम जो है लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने जैसे कि आपको क्या लिखना है क्लास 10th के लेवल पर, आपको राइट ऑरिकल बताना है, राइट वेंट्रिकल बताना है, सॉरी राइट ऑरिकल बताना है, राइट वेंट्रिकल बताना है, लेफ्ट ऑरिकल बताना है, लेफ्ट वेंट्रिकल बताना है, एओर्टा बताना है, पल्मोनरी आर्टरी बताना है, पल्मोनरी वेन बताना है, सुपीरियर वेना केवा बताना है, इंफीरियर वेना केवा बताना है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टा बताना है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा बताना है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा बताना है। बस इतना बता देने से काम चल जाएगा। बाकी जो सिर्फ नॉलेज के मैंने आपको बताया, आप चाहें तो उसको याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है ह्यूमन बीइंग के केस का वो कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेशन, जो कि हमारा थर्ड आप कह सकते हैं सब टॉपिक है। जो एनिमल वाला हिस्सा जो है लाइफ प्रोसेस का, उसका थर्ड हमारा रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।